चलिए बात करते हैं एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के बेस पे कि म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट में अभी कैसी कंपनी में पैसा लगा रहा है। म्यूचुअल फंड के अंदर अभी मार्केट में देखो तो अभी आपको नजर आएगा कि म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई भी बड़ा फंड हाउसेस हो या कोई भी बड़ी कंपनी हो जो पैसा कहीं और से उठाती है और पैसा लगाती है मार्केट के अंदर, तो वो बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ कई सारी कंपनी पैसा लगा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, बड़े फंड हाउसेस होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज पैसा लगाती है मार्केट में, उनके पास प्रॉपर टीम होती है। और ये टीम क्या करती है, रिसर्च करने के बाद किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करती है। एक पर्पस उनका होता है उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का, या कुछ ऐसी चीज़ें उनको नज़र आ जाती है जिससे कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में एक बेटर इन्वेस्टमेंट की वो जो उम्मीद है वो करके बैठते हैं और इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, पैसा लोगों का लगाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डीआईएस होते हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट होते हैं, ये ज़्यादातर पैसा पब्लिक का ही लगाते हैं। तो पब्लिक का पैसा वो लगाते हैं, तो पब्लिक के पैसे के बदले उनको रिटर्न भी देना होता है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होती है बहुत केयरफुल तरीके से टीम रिसर्च करके उसके बाद प्रॉपर तरीके से दिमाग लगा करके इन्वेस्टमेंट कंपनीज में की जाती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो जो इतने भी फंड हाउसेज हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, पेंशन फंड हो गए, हेज फंड हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, म्यूचुअल फंड वगैरह, इन सब के बेस पे अगर आप देखोगे तो उनका जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है बहुत रिसर्च के हिसाब से बारीकियों से होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी कंपनी को देखने वाले हैं जिसके अंदर बहुत सारे जाने माने नाम यहाँ पे नज़र आएंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हो रही है। तो कंपनी किस लायक ग्रोथ में है, कंपनी पे क्या बारीकियां हैं जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा रहा है इसलिए हम खरीद ले ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं जिनको ध्यान रख करके आप कंपनी 100% सही है या फिर गलत है वो आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले नाम देखते हैं, नाम देखने के बाद आगे हम बढ़ेंगे और उन कंपनीज के बारे, उस कंपनी के बारे में अच्छे से डिटेल को समझेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखोगे तो डीआईएस का जो स्टेक है वो 16% था 3 महीने पहले, लेकिन दिसंबर की जो लास्ट होल्डिंग आई है उसमें 20% हो गया है। तो 16% से 20% डीआईएस बढ़ा है, 4 से 5% के आसपास का स्टेक बढ़ा है डीआईएस का। तो उस पॉइंट पे जो हमारे देश के बड़े इंस्टीट्यूट है उन्होंने कौन सी कंपनियां, बैंक वगैरह ने पैसा लगाया उसको देखते हैं। तो सबसे पहला नाम तो यहाँ पे है HSBC मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड का, और इसने अपना स्टेक ट्रिम किया है इसके अंदर, इसने स्टेक अपना बढ़ाया नहीं है। अब देखते हैं किन्ने बढ़ाया है। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम निकल के आ रहा है कोटक महिंद्रा ट्रस्टी का। कोटक महिंद्रा की बात की तो कोटक निफ्टी मिड कैप के बेसिस पे जो कंपनीज है उसके हिसाब से इनका इन्वेस्टमेंट है जो कि 2.32% के आसपास है। तो 2 से 2.5% के आसपास कोटक महिंद्रा का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी है कैनरा। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो इसकी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है 2.11% के आसपास की है। तो मार्केट वाइज इसमें भी 2% का अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता है कोटक की तरह। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और फंड है जिसका नाम है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड, और इसका भी 1% का स्टेक इस कंपनी में है। उसके बाद यहाँ पे है एक्सिस म्यूचुअल फंड, और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाई है 1.26% से 1.66% के आसपास। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में अपनी जो हिस्सेदारी है उसको इंक्रीज किया है। उसके अलावा एक और है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF, जो ETF होता है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जो कि एक्सचेंज ट्रेड फंड इसका पूरा नाम होता है ETF का। तो बेसिकली एक बात की जाए एक म्यूचुअल फंड की तरह जिससे आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाती हैं ETF के जरिए, और बहुत ही कम प्राइस में आप ETF के जरिए ले सकते हो। तो यहाँ पर ETF अलग अलग इंडेक्स के बेसिस पे होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो मोतीलाल ओसवाल का जो निफ्टी 500 ETF है उस हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर इसमें भी 1 से 1.5% का स्टेक मोतीलाल ओसवाल निफ्टी ETF का आपको नजर आ रहा होगा इस कंपनी में। उसके बाद एक और नाम है वो है HDFC म्यूचुअल फंड। HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर जो निफ्टी बात की जाए लार्ज कैप मिड कैप की 250 जो कंपनीज है, इंडेक्स फंड जो है 250 कंपनीज का, उसका भी इन्वेस्टमेंट इसमें आप देख पाओगे 1.24% के आसपास का है। तो इस तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े नाम इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें आपको नजर आएगा। और एक और यहाँ पे नाम है वो है इन्वेस्को इंडिया ESG इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी फंड। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से डीआईएस जो है इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहा है। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बेस पे कंपनी के बिजनेस के बारे में, नाम के बारे में। तो यहाँ पर आप समझोगे तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, जो फंड हाउसेज हैं, म्यूचुअल फंड है, पेंशन कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनीज है, इन सब ने पैसा इस कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखाया है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन वहीं हम बात करें तो इनका पैसा कब लग रहा है, जब पब्लिक यहाँ से माल बेच करके निकल रही है। जो रिटेलर है, हमारे जैसे जो आम आदमी है, वो इस कंपनी से पैसा निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो 15% पे पब्लिक थी, 15% से पब्लिक का स्टेक अब यहाँ पे 14.5% के आसपास आ गया है। तो यहां पर आप देखो पब्लिक के स्टेक बेचने के बाद डीआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है, यानी कि नॉर्मल इंसान रिटेलर जो है वो अपना पैसा इस कंपनी से निकाल रहा है। तो उस पॉइंट पे जब कंपनी सस्ते रेट पे आ रही है तो डीआईएस अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए इसमें बाइंग कर रहा है।
तो अब इसके बारे में, अब कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्यों इसमें डीआईएस उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्या कंपनी हकीकत में स्ट्रांग है या फिर कंपनी में ऐसे ही इन्वेस्टमेंट डीआईएस ने कर ली है। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी की चर्चा कर रहे हैं इसका नाम है KEI वायर एंड केबल लिमिटेड। तो KEI इंडस्ट्रीज़ की हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं और इनका जो बिजनेस है वो आप देख पाओगे मार्केट के हिसाब से वायर एंड केबल के बिजनेस में चलता है इनका काम, जिसमें आपको जो है सबसे पहले तो नाम नजर आएगा हमारे इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है इस कंपनी के। IPL के बेस पे जम करके कंपनी का जो यहाँ पे पैसा है वो देखने को मिला है, IPL में खर्च किया इन्होंने मार्केटिंग के बेस पे। तो बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर तो काफ़ी अच्छा नाम इन्होंने बनाने के लिए एक अच्छे इंसान को साइन किया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कंपनी के चेहरे के रूप में। और इनके पास जो 2200 प्लस चैनल पार्टनर्स है वो हो गए हैं, 65 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 65 से ज़्यादा देशों के अंदर अपने बिजनेस को फैला रहे हैं। और इनके पास टीम भी 7875 लोगों की है, 37 ब्रांच ऑफिस है कंपनी के, 23 जगह पे इनका वेयर हाउस है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे CMD का जो मैसेज है वो कहते हैं कि हम जो है वर्ल्ड के अंदर अपने बिजनेस को इंडिया के हिसाब से जो पोटेंशियल है उसको देखते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्लोबल लेवल पे एक बड़ी लीडरशिप के तौर पे कंपनी को बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में मार्केट के हिसाब से आप देखो तो कंपनी का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ के हिसाब से बढ़ता नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो केबल होते हैं वो बनाती है, उसके अलावा हाई वोल्टेज जो केबल होती है वो बनाती है। इसमें भी 2 कैटेगरी हो गई, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, उसके बाद आती है लो वोल्टेज केबल, तो ये बनाती है। उसके अलावा जो आते हैं कंट्रोल केबल वो कंपनी बना रही है। उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंटेशन केबल हो गई वो मैन्युफैक्चर कर रही है। उसके अलावा जो थर्मो कपल एक्सटेंशन जो कंपनी के हिसाब से जो प्रोडक्ट आप देखते हो वायर में वो आपको दिखाई देगा। उसके अलावा रबर केबल जो होती है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और भी मल्टीपल तरीके से जो हाउस वायर होते हैं, सोलर केबल्स होती हैं, फायर सर्वाइवल केबल्स होती हैं, वाइंडिंग वायर्स वगैरह होते हैं, इन सब के बेस पे काम करता है। जिसमें आप देखो तो पावर, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, स्टील, मरीन, इन सब के बेस पे इसका काम नजर आएगा। इस चीज़ की शुरुआत 1968 के टाइम से हुई थी और तब से ये कंपनी जो है केबल के बिजनेस में अच्छा खासा इंडिया और बाहर के देशों में अपना व्यापार कर रही है। मार्केट कैप इसका 34,156 करोड़ के आसपास का हो चुका है और एक साल के अंदर इसने 2884 से 5040 तक का हाई लगाया था। बट अभी आपको पता है कि मार्केट गिरावट में, और इसी कारण करंट प्राइस के अकॉर्डिंग 3574 का जो इसका शेयर प्राइस है वो आपको दिखाई देगा। मार्केट के अंदर ROC ROE 27 से 20% का है और कंपनी प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, 0% का प्लेज है 35% की प्रमोटर होल्डिंग में। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 17 से 16% की कंपनी के अंदर है। 5 साल पहले मार्केट कैप 3,358 करोड़ का था और कंपनी का मार्केट कैप 10 गुना इंक्रीज हो चुका है शेयर प्राइस में बड़ी तेजी आने की वजह से। पॉलीकैब जैसी कंपनी फायदा ले रही है, वैसे ही ये कंपनी KEI इंडस्ट्रीज भी जबरदस्त फायदा ले रही है। 3 महीने के अंदर इसमें 5 से 6% का नुकसान है और 6 महीने के अंदर कंपनी में 23% का लॉस आपको दिखाई देगा। मार्केट वाइज इसमें भी दबाव है क्योंकि मार्केट गिरावट में है, तो उस पॉइंट पे ये कंपनी का भी प्राइस करेक्शन में है। लेकिन अगर बात करें इसका जो दिसंबर का डेटा है उस पॉइंट पे तो कंपनी की सेल्स 2000 करोड़ से 2400 करोड़ के आसपास गई थी और नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है 151 करोड़ से 165 करोड़ तक दिसंबर 2024 में बढ़ा था। अभी तक टोटल अगर कंपनी की ग्रोथ की बात करेंगे तो उस पॉइंट पे आप देख पाओगे कि 300, 400, 500, अब 600, तो यहाँ पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में नजर आ रही है और एक अच्छा खासा स्टेबल ग्रोथ मार्केट में इन्वेस्टर चाहता है वो कंपनी कहीं ना कहीं अभी भी दे पा रही है। यही रीज़न है कि मार्केट में गिरावट भी है, प्लस एक साल के अंदर मात्र 8% का रिटर्न बचा है, तो कंपनी बहुत बुरी तरीके से नीचे आ गई है। तो उस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं ग्रैब करने के लिए या फिर इन्वेस्टर जानता है कि आज ये कंपनी गिर रही है बट आगे चल के ऊपर जाएगी, उस कंपनी की स्ट्रेंथ को समझ करके कहीं ना कहीं इन्वेस्टर प्लान करके कंपनी में डीआईएस पैसा लगा रहा है। बाकी आपको ऐसा नहीं कि डीआईएस ने पैसा लगाया, बड़े बड़े नाम HDFC, एक्सिस, कैनरा, कोटक जैसे म्यूचुअल फंड पैसा लगा रहे तो हम भी लगा दे, ऐसा नहीं। आप भी खुद का दिमाग यूज़ करिए, हो सकता है उनका माइंडसेट डिफरेंट होगा, आपका माइंडसेट डिफरेंट हो सकता है। हम आपको एक नॉलेज के हिसाब से बता रहे हैं कि बड़े इन्वेस्टर कैसी कंपनी से फोकस कर रहे हैं और क्या इस कंपनी में खास था, उस हिसाब से। बाकी इसको कोई एडवाइस नहीं कि आप खरीद लो, आप प्रॉपर रिसर्च करिए, उसके बाद कोई कंपनी अगर पसंद आ रही है फिर आपको खरीदना नहीं खरीदना वो फैसला आपको लेना है।